Hello everyone, this is Dr. Munila Naqvi. So here I am again with the next lecture. लेकिन नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले एक फास्ट रिवीजन किया जाए लास्ट क्लास का कि हमने क्या क्या पढ़ा था. ओके, तो लास्ट क्लास की अगर बात की जाए तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि डिमांड होती क्या है, और डिमांड को समझने के लिए वी हैव अंडरस्टूड 3 पॉइंट्स. 3 चीज़ों को हमने समझा था कि 3 चीज़ों का होना अनिवार्य होता है. वो 3 चीज़ें हैं डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. यानी जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी किसी चीज में कि डिजायर भी होगा और आप इतने सक्षम होंगे कि आप उसे खरीद भी सकें, साथ ही साथ आप विलिंग भी होंगे कि आप पैसा उस पर खर्च कर सकें, तो उसे कहा जाएगा डिमांड. तो आई होप वो समझ में आया होगा आपको. नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, कि किस तरह से और क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिसमें आपने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो वी हैव स्टडीड हाउ ऑल दीज फैक्टर्स हैव इफेक्टेड द डिमांड इन देयर ओन वेज. तो अब ये तो हो गया लास्ट क्लास का एक फास्ट रिविजन. अब आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं. आज जो टॉपिक्स हमने टेकअप किए हैं वो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें ली हैं जो बेहद जरूरी है समझना. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बिलीव मी पूरी जो डिमांड तो है वो तो समझ में आएगा. इवन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इसके बाद आप पढ़ेंगे वो भी समझ में आएगा. तो ये कंसेप्ट है क्या, ये 2 कंसेप्ट हैं जो आज हम समझेंगे. एक है डिमांड शेड्यूल और दूसरा है लॉ ऑफ डिमांड. तो आज हमारे 2 टॉपिक्स हैं, डिमांड शेड्यूल और लॉ ऑफ डिमांड. तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक विच इज डिमांड शेड्यूल. But before understanding the concept of demand schedule, 2 things you need to understand first. अब वो 2 चीजें क्या है, वो 2 चीजें आपको समझना है कि डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है. सबसे पहली चीज जो एक बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन है जो सबके दिमाग में रहता है, वो कंफ्यूजन ये कि क्या ये 2 चीजें अलग हैं या दोनों एक हैं. तो आंसर इज देयर इज अ स्लाइट चेंज, दोनों में थोड़ा सा फर्क है. अब वो फर्क क्या है वो आपको बताते हैं. देखिए डिमांड में क्या होता है, व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू purchase various quantity of goods and services, underline this, mark this thing, various quantity of goods and services at various prices. तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज अ कमोडिटी एट अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर प्राइस. तो आपने फर्क देखा, एक वेरियस प्राइसेस पे था और दूसरा स्पेसिफिक प्राइस. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं एक आइसक्रीम का. सपोज एक आइसक्रीम है, उसका प्राइस है 5, या उसका फिर प्राइस बढ़ के 6 हो गया, या उसका प्राइस बढ़ के 7 हो गया. तो जब कंज्यूमर आइसक्रीम खाना ही चाहता है, चाहे वो 5 रुपए में मिले, 6 में मिले या 7 में मिले, बट ही इज विलिंग टू बाय दैट आइसक्रीम, तो वो हो जाता है डिमांड. यानी वो डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे उसे कंज्यूम करना चाहता है. तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड वो होती है जब कंज्यूमर एक ही प्राइस पे बहुत पर्टिकुलर हो कि हमें ये चीज इतने पे परचेज करना है या खाना है, अदरवाइज हमको नहीं लेना है. एग्जाम्पल यहाँ पे भी आइसक्रीम का ही लेते हैं. एग्जाम्पल ये है कि आइसक्रीम का प्राइस यहाँ पे 5 रुपीज है, ठीक, यहाँ पे 5 रुपीज है. तो कंज्यूमर स्पेसिफिक है कि जब वो प्राइस यानी जब आइसक्रीम 5 रुपए की ही होगी तब ही इज गोइंग टू परचेज इट और बाय इट, अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू बाय इट. तो डिमांड में आपने क्या देखा कि वो 5 रुपीज पे भी लेगा, 6 पे भी लेगा और 7 पे भी लेगा. लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि वो सिर्फ 5 रुपीज पर ही लेगा. तो जब इसी डिमांड को एक टेबुलर फॉर्म में यानी एक टेबल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहा जाता है डिमांड शेड्यूल. अब देखते हैं एक बार डिमांड शेड्यूल को. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल which shows various quantities of goods and services that a consumer is willing to purchase at various prices. यानी वो different price levels पे उन commodities को लेना चाहता है, यानी डिफरेंट प्राइस लेवल है और वो उनको लेना चाहता है, स्पेसिफिक नहीं है, उसको वो कमोडिटी चाहिए. यानी जब पूरी डिमांड को एक टेबल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल. इसी बात को और क्लियरली समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. अभी जो आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया था देखिए वो आपके सामने है. प्राइस था 5, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 3 थी. प्राइस जब बढ़ के 5 से क्या हुआ, 6 हुआ, क्वांटिटी 2 हो गई. और जब प्राइस बढ़ के 7 हो गया तो क्वांटिटी 1 हो गई. तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी घट रही है. और यही रिलेशनशिप है, यही आप लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, यही रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का. क्या रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप. यानी जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है. तो ये कंसेप्ट हुआ शेड्यूल का. ये समझ में आया हमें डिमांड शेड्यूल कि जब टोटल
क्वांटिटीज को हम ये बताना चाहते हैं कि कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस लेवल पे कौन सी कमोडिटी को परचेज करेगा उस प्राइस लेवल पे, तो वो हो जाता है डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल भी दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप है? एक है इंडिविजुअल और एक है मार्केट। इंडिविजुअल में क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कंज्यूमर, व्हेन आवर कंसर्न इज सिंगल कंज्यूमर, तो हो जाता है इंडिविजुअल। बट when we are talking about all the consumers in the market, यानी जितने भी consumers हैं उनके बारे में जब बात की जा रही है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है मार्केट डिमांड। वो जो शेड्यूल है, यानी पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। आप इसे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के नाम से भी समझ सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लो, दो हैं बायर्स या दो कंज्यूमर्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई। अब जब हम बात सिर्फ एक्स की करेंगे या हम पर्टिकुलरली बात वाई की करेंगे, देन इट्स अ इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब हम उनकी लाइकिंग्स और उनके प्रेफरेंसेस को समझेंगे तो वो जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बट when we are talking about both x and y, यानी हम x और y को इंडिविजुअली बात ना करके we are talking about x plus y, तो वो हो जाता है मार्केट शेड्यूल। अब इसी सब को हम डायग्राम्स और टेबल्स के थ्रू समझते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में when we talk about only a single consumer or a particular consumer, तब वो हो जाता है इंडिविजुअल। बट when we are talking about all the consumers in the market, जितने भी consumers हैं x, y, z, a, b, c, जब सबकी बात करते हैं तो वो हो जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इसी को एग्जाम्पल से समझा जाता है। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल ये है कि जब प्राइस हाईएस्ट आपके सामने दिख रहा है 9 था और लोएस्ट क्या हुआ? वो 6 हुआ। तो जब प्राइस 9 था तो क्वांटिटी क्या थी? वो भी आपके सामने तब क्वांटिटी थी, कम थी ना। जब प्राइस 9 था तो क्वांटिटी 10 थी। फिर जब प्राइस लोवेस्ट हो गया तो क्वांटिटी 25 हो गई। तो एज यू ऑल नो दिस इज जस्ट अ लॉ ऑफ डिमांड कि जब प्राइस ज्यादा होगा तो हम उसको कम परचेज करेंगे, जब प्राइस कम होगा तो हम उसको ज्यादा परचेज करेंगे। देखिए 9 जब हाईएस्ट प्राइस था तो क्वांटिटी लोवेस्ट थी, जब प्राइस लोवेस्ट हुआ 6 तो क्वांटिटी हाईएस्ट हुई 25। अब इसको ही जब हमें रिप्रेजेंट करना हो डायग्राम पे, देन how we are going to represent it, this is what we are going to see in the next slide. Now have a look at this diagram. यहाँ पे दो एक्सेस हैं, एक x है और एक y है। x पे आप हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे and y पे you will always take price. But one thing you have to remember always, whenever you are writing down the quantity demanded, उसके आगे आपको यूनिट्स लिखना ही लिखना है। It is a compulsion. पता तो चले आप क्या डिफाइन कर रहे हैं। और जब आप प्राइस लिख रहे हैं तो प्राइस के आगे रुपीस भी लिखना कंपल्शन है, चाहे आप टेबल बना रहे हो चाहे आप ग्राफ लिख रहे हो। बस दिस थिंग हैज टू बी कंसिडर्ड। बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्वांटिटी है तो ये यूनिट्स में होगी, ये प्राइस है तो ये रुपीस में होगा। अब देखो जो टेबल हमने ऊपर देखा था अभी कि जब 9 था प्राइस हाईएस्ट तो क्वांटिटी थी 10 और जब प्राइस लोवेस्ट हुआ 6 तो क्वांटिटी हो गई 25। अब वही चीज आपको इस डायग्राम में दिख रही है, वही चीज इस डायग्राम में देख रही है कि जब प्राइस 9 है तो क्वांटिटी लोवेस्ट है, बट व्हेन प्राइस फॉल्स टू 6 द क्वांटिटी इज हाईएस्ट। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। ये आपको हर जगह से यही समझना है और यही पढ़ना है क्योंकि कंसेप्ट ही यही है। दिस इज द बेसिक असम्पशन और द गाइडलाइन ऑन विच वी हैव टू कंप्लीट और अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो आई होप ये इंडिविजुअल डिमांड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब आप एक इंडिविजुअल की बात करें, उसके प्रेफरेंसेस और लाइकिंग की बात करें तो वो हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट डिमांड। देखा जाए मार्केट डिमांड में क्या होता है। मार्केट डिमांड में जब हमने कहा था कि एक की नहीं जितने कंज्यूमर्स हैं उनकी बात की जाए तो वो जाता है मार्केट डिमांड। तो जब उन कंज्यूमर्स का समेशन होता है, ये नहीं कि एक्स और वाई दोनों की इंडिविजुअली बात करेंगे, दोनों की अलग अलग बात करना होगी लेकिन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो वही डिफाइन करेगा मार्केट डिमांड। अब इसमें देखिए टेबल आपके सामने है, प्राइस दिया गया है। प्राइस था 3 प्राइसेस दिए 3, 2, 1। हर प्राइस पे एक्स की अपने प्रेफरेंसेस है और वाई के अपने प्रेफरेंसेस है। दो कंज्यूमर्स हैं एक्स और वाई। एक्स ने क्या किया, जब प्राइस 3 था तो ही परचेज्ड 1 यूनिट, और वाई ने क्या किया, वाई परचेज 2 यूनिट्स, उसने 2 यूनिट्स परचेज किए। तो अब मार्केट डिमांड क्या हो गई, मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। आप कितने भी कंज्यूमर्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही कंज्यूमर्स की बात हो रही हो, आप कितने भी कंज्यूमर्स ले सकते हैं। बट टू मेक इट मोर easy and clear we have taken up only 2 consumers। हमने सिर्फ 2 ही कंज्यूमर्स लिए, एक x और एक y। तो आपने देखा जब प्राइस
3 था यानी 3 रुपीज था, तो एक्स ने क्या लिया 1 यूनिट और वाई ने 2 लिया, दोनों को मर्ज कर दिया, तो क्या हुआ मार्केट डिमांड आपके सामने 3 है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर एक्स ने क्या किया 2 यूनिट्स परचेज किए, वाई ने क्या किया 3 यूनिट्स परचेज किए, फिर आपने देखा मिला के 5 होगी, इसी तरह फाइनल मार्केट डिमांड 7 हो गई। तो जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ही वो हो जाती है मार्केट डिमांड, 2 नहीं 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उसको जब कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। फिर आता है इसी को हम डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्स का अलग डायग्राम बनाना है, वाई का अलग डायग्राम बनाना है। आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी, एक्स और वाई एक्सेस पे क्वांटिटी और प्राइस ही लेना था, उसी को लेके आपने डिफाइन किया। एंड मार्केट डिमांड इज अ समेशन ऑफ बोथ द मार्केट्स, यानी प्राइस आप वही लेंगे लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी लेंगे, क्वांटिटी आप वही लेंगे जो आपने नई ऑब्टेन की थी, यानी 1 + 2 2 + 3, तो नई क्वांटिटी हम यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड पे लेंगे। तो दिस इज मार्केट डिमांड। यहां तक आई गेस सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है लॉ ऑफ डिमांड, जो डिमांड की हर चीज को डिफाइन करता है। अब लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सबसे पहली चीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में आपने जो फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी वो सारी चीजें सेम रहेंगी। और ये जो टर्म है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसको कहा जाता है ceteris paribus। देयर इज अ टर्म फॉर दिस व्हिच इज नोन एज ceteris paribus। फिर उसके आगे कहा गया है, अभी आपने समझा क्या शुरुआत है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट प्राइस, सारे वो फैक्टर्स, सारे वो जो फैक्टर्स आपने पढ़े थे वो सब प्राइस के अलावा। और क्या बताया गया कि जब प्राइस इंक्रीज करता है, when price increases quantity demanded decreases and when price decreases quantity demanded increases। यही रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड का, यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसकी वो घट जाएगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी या मांग जो होगी उसकी बढ़ जाएगी। हम इसको अपने ही लाइफ से रिलेट करते हैं, हम और आप ही मार्केट में जाते हैं, क्या होता है कोई भाई बहुत महंगी चीज होती है तो वी डोंट प्रेफर, वी ट्राई टू सर्च फॉर अदर ऑप्शंस, हम उसके और ऑप्शंस देखते हैं कि हमें और बेहतर चीज मिल जाए, क्योंकि वी हैव दिस थिंग इन माइंड कि जब हमें सस्ता मिलेगा देन ओनली वी आर गोइंग टू परचेज इट, तभी हम लेंगे, अदरवाइज हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो दिस इज अ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड वी आर द कंज्यूमर्स, हम ही तो कंज्यूमर हैं, हमारे जैसे तो सब लोग मिलकर कंज्यूमर हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, और जब प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। इसी के समझाने के लिए कुछ अजम्पशंस भी दिए गए हैं। अब देखिए पहले उन अजम्पशंस तक जाने से पहले वही लॉ ऑफ डिमांड आपके सामने प्रेजेंट की गई है। इसमें क्या दिखा रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी जो है वो घट रही है, इसका रिवर्स होगा तो वही सिचुएशन हो जाएगी, प्राइस जब घटेगा तो क्वांटिटी जो है वो फिर बढ़ जाएगी। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको डिमांड उसका कंसेप्ट समझ में आ गया, बिलीव मी यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कंसेप्ट, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया। अब कुछ assumptions भी दिए गए हैं, ये तो लॉ ऑफ डिमांड आपके सामने आ गई, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। अब आते हैं assumptions। assumptions में ये बताया गया है कि there should be a stability or a consistency in all the available factors, यानी उन सारी चीजों में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की बात की गई है कि ना ही इनकम में परिवर्तन आना चाहिए। देखिए पहली चीज ये जो अजम्पशंस होती है, जो धारणाएं होती हैं, उन वो सिर्फ एक मिथ होता है, एक अजम्पशन बना लिया जाता है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो ऐसा ही होगा, लेकिन वो कुछ धारणाएं हैं, कुछ बेसिक्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं जो बना ली गई हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इनकम, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसकी पसंद और नापसंद में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, जो पॉपुलेशन का साइज है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस की उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशंस उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ये सारी चीजों में चेंज नहीं आएगा देन ओनली इट विल हेल्प दी लॉ ऑफ डिमांड टू वर्क, यानी जब ये सारी चीजें कंसिस्टेंट रहेंगी तभी ये लॉ ऑफ डिमांड काम कर सकती है। तो आज हम लोग ने क्या चीजें पढ़ी, आज आपने देखा किस तरह से डिमांड शेड्यूल, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का फर्क आपने समझा कि जब एक कंज्यूमर बहुत सारी चीजें लेना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे तो वो जाता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है जब वो स्पेसिफिक होता है एक प्राइस पे कि हमें यही चाहिए तो वो हो जाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। फिर आपने देखा कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब उसी डिमांड को हम एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। आपने टाइप्स देखे,
कि इंडिविजुअल और मार्केट क्या है, एक इंडिविजुअल की बात की गई, एक की बात की गई तो वो इंडिविजुअल हो गया, जब कई लोगों की बात की गई तो वो मार्केट हो गया। फिर आपने देखी लॉ ऑफ डिमांड की, जिसमें सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, सारी मतलब बाकी अन्य फैक्टर्स, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो सारे स्टेबल रहते हैं, और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम के लिए हमने आपको एक टर्म बताया था, दैट वाज ceteris paribus. देन यू हैव सीन के लॉ ऑफ डिमांड क्या, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. Then you have come across the assumptions कि क्या क्या assumption है, there should be consistency in population size, income, taste and preferences. So this is all for the day. ये आज जो आपने पढ़ा, this is just a part of the demand. ये पूरी complete demand नहीं है. Demand is such a vast topic. इतना बड़ा टॉपिक है कि अभी आपको लग रहा है कि ये पढ़ लिया तो ये कंप्लीट हो गया. इसमें बहुत चीजें हैं, अभी आप इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक समझना है. जब बेसिक समझ में आ गए तो ही आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, साथ ही साथ ये डिमांड कब कर्व शिफ्ट कब होता है और मूव कब करता है. टिल देन keep studying, keep revising and stay safe. God bless you all. See you very soon.